नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से क्या चल रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगातार आ रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम देखते हैं यहाँ पर पेन के साथ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक और सीरीज कराई गई थी जहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया गया था। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू हो चुकी है। ये हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये वो प्रश्न है जिनके आने की संभावना बहुतायत में है और यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो कहना ये आपके लिए लिखा हुआ है। बिना आपका समय ज़ाया किए हम आगे चलेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। चैनल पर इस समय विभिन्न विषयों को लेकर के लगातार वीडियो आ रही हैं, तो आप क्या करें, वीडियो को देख लें। उनको 1.5x पे लगाकर भी देख सकते हैं, लगाकर भी, जिससे क्या होगा आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की नज़र से अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न, उसकी तरफ चलते हैं भाई। हाँ जी, सबको नमस्कार। और यह है, निम्न में से कौन सा वेद हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है? तो भाई बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर है सामवेद। सामवेद में क्या होता है, यज्ञों के दौरान यह समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किसमें है? संगीत से ये संबंधित है, इसका उल्लेख यहाँ पर है। तो ये हमने सामवेद से पहले समझ लिया। अब भाई हर एक प्रश्न से 2-4 प्रश्न निकालना तो हमारी आदत है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना, या मैं कह सकता हूं प्राचीनतम, या मैं कह सकता हूं कि सबसे प्राचीनतम जो हमारा वेद है वो क्या हो गया? ऋग्वेद हो गया। अब आती है सबसे नवीनतम कौन सा वेद है? तो सबसे नवीनतम हमारा वेद हो जाएगा, नवीनतम सबसे जो वेद हो गया वो क्या हो गया साथियों? अथर्ववेद हो गया। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है जहां पर हम बात करें निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक ही सीट है भैया? और उसका सही उत्तर है मिजोरम। अब यहां से 2-3 प्रश्न लें। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में 2 सीट होती हैं, 2 सीटें होती हैं, जबकि मिजोरम में एक ही सीट है और वो एक सीट भी किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये बात आपको जान लेना बड़ा जरूरी है कि भाई मिजोरम जो है, मिजोरम ऐसा हमारा राज्य है जहां पर एक ही सीट है लोकसभा में। अगला प्रश्न नंबर 3 है, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई कौन थे यहाँ पर अध्यक्ष? देख लेंगे। एलेनोर रूजवेल्ट थे, एलेनोर रूजवेल्ट थी। आप समझ रहे, महिला हैं। अब इनके बारे में जान लेंगे कि ये जो हमारे 32वें राष्ट्रपति हुए, कहाँ के 32वें राष्ट्रपति? कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 32वें राष्ट्रपति रहे उनकी पत्नी थी। अब वो राष्ट्रपति कौन थे, जरा उनकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जो पत्नी थी, जो कौन थे? ये कौन थे? ये 32वें राष्ट्रपति थे किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के। उनकी पत्नी थी एलेनोर रूजवेल्ट। ये जो है यहाँ पर अध्यक्ष थी साथियों। अगला प्रश्न हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, थाल घाट की दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो थाल घाट का जो दर्रा है वो पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है साथियों। अब पश्चिमी घाट में भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है भाई। और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल बताएंगे। ये दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ देता है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। तो इस दर्रे की ये खास बात आपने समझ ली। कल को प्रश्न ये भी आ सकता है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो हम बताएंगे थाल घाट का दर्रा जोड़ देता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किसकी राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी? यहां पर कुछ बातें दे रखी हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसा है, कौन सी चीज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो भाई इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज। अब इसकी बात करते हैं तो स्थापना कब हुई है? 1828 ईस्वी में हुई साथियों। दूसरी बात पुलिस वालों, इसका पहला नाम था ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा जो है इसका पहला नाम था, या ब्रह्म समाज कहने से पहले क्या नाम था? तो वो भी क्या हो गया? ब्रह्म सभा इसका नाम था। ये प्रश्न आपने समझ लिया। अगला हो जाएगा पर्यावरण मित्र गैसोहॉल, यानी कि इको फ्रेंडली गैसोहॉल जो है किसके
किसके ईंधन मिश्रण से बनता है? तो यहाँ दो चीज़ों के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल और इथेनॉल। ये बात शायद आप लोगों को पता होगी। अब कुछ और बातें जानते हैं। क्या होता है? गन्ने के रस से पहले बनाया जाता है इथेनॉल। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला हो गया C2H5OH। उस इथेनॉल को किस में मिश्रित किया जाता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो इथेनॉल को और किसको मिला लिया इन्होंने? पेट्रोल को मिला लिया। अब सवाल उठता है गुरुजी कितना कितना? तो इथेनॉल को मिलाते हैं 10% और पेट्रोल को 90%। हालांकि इस समय जो परिवहन मंत्री केंद्र में हैं, जिनका नाम नितिन गडकरी जी है, वो इसको 10 से बढ़ा करके 15% पे लाने की बात रख चुके हैं। इससे क्या होगा? जो किसान है उसकी आमदनी बढ़ेगी भाई। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गन्ना अगर वो उगाएगा, गन्ने का रस से इथेनॉल बनेगा, तो गन्ने की फिर क्या मांग बढ़ जाएगी और कीमत भी ऊंचे पे जाएगी। तो ये इस प्रश्न को लेकर के थोड़ी व्याख्या रही। प्रश्न नंबर 7वें की बात करते हैं। अंटार्कटिका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? ये एक बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं, आप कर दोगे। इसका सही उत्तर तो ये है, विंसन मैसिव। अब इसके बारे में अगर जानकारी सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अंटार्कटिका सबसे पहली बात तो दक्षिणतम क्या है? महाद्वीप है। दक्षिणतम महाद्वीप है। इसी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद खोजा गया था। ठीक है भाई, ये अंटार्कटिका से संबंधित हो गया। और विंसन मैसिव की बात हो गई। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर ले, ऊंचाई भी ले लो भाई। इसकी 4892 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई रहेगी साथियों, 4892 मीटर। तो भाई बहुत बढ़िया ये वीडियो जा रहा है और आप इसमें से बढ़िया बिंदु आपको मिलते जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अगला प्रश्न हमारे पास है, पिछला ये हो गया, अगला ये कह रहे हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो विधानसभा में 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए सदस्यों की संख्या। अब विधानसभा के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बिंदु हैं उनको चर्चा में ले लें, जरा संज्ञान में ले लें। इसको निचला सदन कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं। इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से कर देती है। ऐसे समझ लीजिए कि इसका निर्वाचन जो है, इसका निर्वाचन जनता करती है, यानी यहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट करती है। सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? जनता करती है। तो ये जो है कुछ इसके बारे में बात रही, जो हमने बात की कि भाई विधानसभा में कितनी सीट होनी चाहिए और कितनी सीट नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास आ रखा है कि भाई किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवालों और काई से बनने वाले मुख्यतः जो हमारे वन होते हैं उनको कहा जाता है साथियों टुंड्रा वन, उनको कहा जाता है, टुंड्रा वन उनको कहा जाता है। अब ये कहाँ मिलेंगे? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर, भाई पोजीशन समझ लीजिए इसकी क्या है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर के, इससे ऊपर के एशिया महाद्वीप का जो भी हिस्सा इससे ऊपर आएगा, यूरोप, और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका का जो भी हिस्सा यहाँ पर इस डिग्री अक्षांश से ऊपर पड़ेगा, वहां पे ये क्या मिलते हैं आपको? ये वन साथियों मिलते हैं। ये बढ़िया बात थी। अब बात करते हैं इसके निवासियों को क्या कहा जाता है, ये भी समझ लें, क्या पता कई बार आ जाता है। निवासी जो होते हैं इनके निवासी उनको क्या कहा जाता है? कहा जाता है एस्कीमो। भाई क्या कहा जाता है? एस्कीमो, एस्कीमो कहा जाता है। पशु की बात करें तो यहाँ का प्रमुख पशु जो है वो क्या है? रेन डियर है। प्रमुख पशु जो है वो क्या है साथियों? रेन डियर है। इसके साथ अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने। भाई मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है कहाँ कैसा रक्त जो है प्राप्त कर लेता है दाहिना भाग, यानी राइट हैंड साइड कौन सा? तो वो है अशुद्ध। यानी कि ये कहाँ से आता है? देखिए भाई यहाँ पर निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा प्लस उच्च जो महाशिरा होती है, जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के साथी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये होती है सुपीरियर वेना कावा, आपने सुना है सुपीरियर वेना कावा, और निम्न को कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ इन दोनों से रक्त आता है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब कैसा होता है? वो अनऑक्सीकृत रक्त होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अब बात करें मानव हृदय की, तो साथियों मानव हृदय जो है हमारा, मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। गुरुजी कुछ झंबाट बता दो ना, सुनो भाई, झंबाट सुनना चाह रहे हैं भाई बालक सुनना चाह रहे हैं, झंबाट सुन लो। जितने भी पक्षी हो गए, ठीक है, और जितने भी क्या हो गए, मैमल हो गए, आपने सुना होगा मैमल यानी कि स्तनधारी हो गए, इन सब के पास कैसा हृदय है, 4 कोष्ठीय हृदय है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं जैसे ये चीजें जो लिखी हुई हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, पेन बदल लेते हैं हम, खानवा का युद्ध जो हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। और हम इसमें बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, इसमें बाबर की विजय हुई है, बाबर क्या हो गया है, विजय हो गया। अब विजयी होने के बाद उसने अपने आप को गाजी की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी साथियों, गाजी की। यही वो युद्ध है जहां पर इसने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया बाबर ने। जब हारने लगे तो बाबर लगे, जिहादी हो तुम बे, जिहाद करो, मार डालो, इस तरीके से इसने दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप जरा इसको पढ़ें, मुझे बताएं इसके बारे में कि क्या हो सकता है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो वो गवर्नर जनरल जो थे वो हैं विलियम बेंटिक। भाई कब हुआ, 1829 में हुआ। उसके बाद हालांकि 1830 में इन्होंने एक स्लीमन थे, उनके साथ मिलकर के ठगों पर लगाम भी लगाई है। अगला प्रश्न हमारे पास है 13वां, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा रोग आंखों से संबंधित है। तो आंखों से संबंधित रोग है मोतियाबिंद, रतौंधी, ट्रैकोमा। गुरुजी जी क्या गोल गोल कर रहे हो गुरुजी, ये सभी कह दो। हाँ तो बालक ये सभी हो गए। रतौंधी से संबंधित समझ लीजिए, विटामिन ए की जो कमी है, विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कैरेट यानी कि गाजर आप खा सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, यहाँ पर अंडा हो सकता है। ठीक है जी, ये वो सारी चीज़ें से विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। मोतियाबिंद को अंग्रेजी माध्यम के साथ ही समझे कैटरैक्ट कहते हैं। इसमें जो आँख का लेंस है उस पर एक परत आ जाती है, वो भी कैसी, सफ़ेद कलर की परत आ जाती है, सफ़ेद कलर की, जिससे दिखने में बाधा उत्पन्न होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास आ रखा है, प्रश्न नंबर 14 की हम बात करेंगे। ये निम्न में कौन भारत के ग्राउंड ओल्ड मैन है। भाई बहुत प्यारा प्रश्न है। ग्राउंड ओल्ड मैन किसको कहा गया, दादा भाई नौरोजी को कहा गया। अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया, इनके बारे में क्या जानेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहली बार जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया वो किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया। पहली बिंदु। दूसरी बिंदु सुनिए, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस का लिख दो, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भाई मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले भैया। 3 बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगली बात, पहले एशियाई हैं भैया, पहले एशियाई थे जो चुन कर ब्रिटेन की संसद पहुंचे हैं, ब्रिटेन की संसद पहुंचे हैं। ब्रिटेन की संसद में पहुंचने वाले पहले एशियाई जो चुनकर गए हैं उनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो एक ही एक प्रश्न को जड़ तक खोज देंगे, खंगाल देंगे, उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। विद्युत सेल घड़ी में डालते हैं आप, अगर अपने घर की वॉल में डालते हैं, जो दीवार घड़ी होती है आप अपने यहाँ पे डालते हैं, रिस्ट वॉच में डालते हैं, कलाई की घड़ी होती है, कई बार माउस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होता है विद्युत सेल। इसमें किस प्रकार की ऊर्जा छुपी होती है, निहित होती है, तो वह रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित हो जाती है और आप अपना काम चलाते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो रिट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसके बारे में एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पर आपातकाल में भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि भाई आपातकाल में भी इस पर निष्कासित नहीं करी जा सकती। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भाई, अनुच्छेद 352 हो गया आपातकाल के लिए, आप समझते हैं अनुच्छेद 352 है।
और इसी के तहत ये कहा गया है आपातकाल में भी इस पर क्या नहीं लगाया जा सकता, निष्कासित नहीं की जा सकती, निष्कासित नहीं की जा सकती है। तो ये हमारा जो है पूरा डिटेल एनालिसिस चल रहा है। कोई भी प्रश्न घूम के आ गया है तब भी हम उसको बना के छोड़ेंगे। अगला प्रश्न आ गया, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं। आप जानते हैं जो किनारों पर बसे हमारे शहर वगैरह हैं या जो टापू हैं, द्वीप वगैरह हैं, वो लगातार पानी से डूब रहे हैं। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि पानी का जल का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भाई मरा हुआ क्वेश्चन था, इसके मुख्य कारण पे चर्चा मैं कर लेना उचित समझूंगा। इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसका प्रमुख या मुख्य कारण रहेगा। अगला प्रश्न है 18, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया है, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अब भाई ये बताओ बाकी तीन ने क्या दिया। आइजैक न्यूटन के बारे में भी तो जान लीजिए, गति का नियम दिया, गति का नियम दिया इन्होंने। और क्या दिया इन्होंने? गुरुत्वा, इसको लिख लेते हैं, गुरुत्वा हो गया ये तो है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया? भाई न्यूटन ने दिया। अब बात करो मैडम क्यूरी की, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव या मैं कहूं रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की, जिसका नाम है रेडियम। भाई मैडम क्यूरी के बारे में आप एक बात और समझ लीजिए, ये ऐसी वैज्ञानिक रही हैं, साइंटिस्ट रही हैं, उनके खानदान में 3 नोबेल थे। एक तो इन्हें मिला, पिताजी को मिला, और उनके हेडपंप थे यानी हस्बैंड थे, ठीक है, उनको भी नोबेल मिला हुआ था। जबरदस्त फैमिली है भाई, बहुत ही जबरदस्त फैमिली। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया है? तो इन्होंने दिया है जैव विकास का सिद्धांत। किन्होंने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे चार्ल्स डार्विन का बेटा जो था, जिसका नाम फ्रांसिस डार्विन था, वो भी एक अव्वल दर्जे का बायोलॉजिस्ट या मैं कहूं साइंटिस्ट रहा। आगे चलते हैं, प्रश्न हमारा 19वां है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भाई कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत बढ़िया नाम, भारोत्तोलन। और ये क्या है? पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। तो भैया ये बात आप याद रखेंगे, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो बहुत बढ़िया जबरदस्त सीरीज चल रही है। 20वां प्रश्न हमारे सामने आ गया, कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। पिछले सेट में भी प्रश्न था, जो लोग निरंतर देख रहे हैं, जो हमारे साथी जो बनने वाले भविष्य के कांस्टेबल हैं, जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं पूरी सीरीज को, उन्हें पता है कि इससे संबंधित प्रश्न 2 बार और आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। तो अब आपको मजा आएगी। आप बताओगे भाई 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसको क्या कर देते हैं भाई? रिटायर कर देते हैं, उसको भाई पद से हटा दिया। अगली बात सुनिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अब तो कह दो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये लेखा विभाग का संरक्षक व मुखिया होता है। लेखा विभाग का संरक्षक व मुखिया होता है। भाई बहुत बढ़िया, लेखा विभाग का संरक्षक या मुखिया होता है साथियों ये। तो इससे संबंधित कुछ ये प्रश्न हमारे सामने आ रखे थे। अगला प्रश्न जो हमने देखना है वो है प्रश्न नंबर 21, ठीक है। अरे ये क्या हो गया है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुख्यालय तो पेरिस में है। मैं यूनेस्को की विस्तृत फॉर्म की बात करूंगा, यानी फुल फॉर्म की बात करूंगा, तो वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा या एवं आप लगा सकते हैं सांस्कृतिक संगठन है। ये भाई सांस्कृतिक क्या है? संगठन है। ये जो है इसके बारे में बात हो गई है, पेरिस में बात हो गई है भाई। और यूनेस्को की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना कब की गई है साथियों? तो आपके देश आज़ाद होने से 2 साल पहले ही स्थापना है गई, वो भी 1945 में। भाई बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। अगला प्रश्न गुरुजी लेकर के आए हैं उड़ते हुए, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? आकस्मिक निधि जो है
उसका संरक्षण राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति पर भी अंकुश लगाया गया है। क्या अंकुश लगाया गया है कि भाई पहले तो ये अनुच्छेद 267 से संबंधित है। दूसरी बात, संसद की अनुमति के बिना ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस्तेमाल या रिलीज नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसके बिना? राष्ट्रपति की, वो संसद भवन की या संसद जो हमारी बैठी है उसकी अनुमति के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास आ जाएगा, ये हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? भाई ये हड़प्पा नहीं है, ये हड़प नीति है, ये हड़प नीति है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको, ठीक है भाई, अंग्रेजी में। अब बात करते हैं ये किसके समय में हुआ है, तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। इसमें क्या होता था, आप ध्यान से सुने, जैसे कोई शासन किसी का चल रहा है, कोई राज्य या कोई क्षेत्र है, जहां पर जो राजा है, जो शासक, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी है नहीं, उसका वारिस नहीं है, तो उसके मर जाने के बाद इन्होंने ऐसा बनाया कि उसकी संपत्ति जो है, उसका राज्य जो है वो हड़प लिया जाएगा। ये थी हड़प नीति, ठीक है। इनका जो समय रहा वो 1848 से 1856 के लगभग रहा, ईस्वी के लगभग रहा। ये बात हमने कर ली है भाई। अगला प्रश्न जो हमारे पास सामने आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका सही उत्तर है साथियों, अर्जेंटीना नहीं होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ये किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये है कासगढ़ पर्वत श्रेणी में, कासगढ़ पर्वत श्रेणी में ये स्थित है भाई, पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सीरीज हो गया भाई। मामला रापचिक ढिंचिक चिंगी पोंगी चल रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, गुरुजी इस पे पीएचडी करा दो भाई, पीएचडी कर लो। सुनो, ये तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, पहली बात। दूसरी बात, इसके यौगिक सूत्र की बात करेंगे भाई। इसका यौगिक सूत्र क्या है गुरुजी? यौगिक सूत्र है NaHCO3, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, वही नाम इसका लिखा हुआ भी था, ठीक है। किस किस में काम आता है गुरुजी? तो एक तो आता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग जो होता है वो कहां पर होता है? पानी की कठोरता को कम करने के लिए, पानी की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूवल में कठोरता को कम करने के लिए। तीसरी बात, इसका उपयोग होता है कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। अगली बात, इसका उपयोग होता है बेकरी उद्योग में। भाई बेकरी में जैसे केक बेक बना के लाए, केक में जो पफीनेस आती है ना, जो उसका गुदगुदा सा पन स्पॉन्जी सा आ रखा, वो इसी की वजह से आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी कि खाने का सोडा इसको कहते हैं या इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आएगा भाई, इसको देख लेते हैं जरा। कनिष्क किस वंश का शासक था? ठीक है, तो आप में से ज्यादातर साथी जो है हमारे वो उत्तर जानते हैं, कुषाण वंश का शासक था। अब ये बात कब की है? तो 78 ईस्वी में ये भारत का शासक बना, 78 ईस्वी में भारत का शासक बना, ठीक भाई। अगली बात कर लेते हैं, इसी ने शुरुआत की थी शक संवत की, ठीक है। एक विक्रम संवत था, वो कि राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, है ना। तो ये शक संवत जो है वो इससे जुड़ा हुआ है 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो आ रखा है वो 27 आ रखा है। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक के अधिकांश शिलालेख की बात करें तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी साथियों, ठीक है। आप देखें 4 भाषाओं में, 4 लिपि में लिखे गए। एक तो हो गया हमारे पास ब्राह्मी लिपि, दूसरी है ग्रीक लिपि, एक है अरमाइक लिपि, ठीक है, अरमाइक लिपि, एक थी खरोष्ठी लिपि, ठीक है, एक क्या है? खरोष्ठी लिपि। तो 4 लिपि में लिखे गए, लेकिन इससे क्या है? अधिक लिखे गए भाई, ठीक है, अधिक लिखे गए। अब ध्यान देंगे प्रश्न घूमेगा कैसे। स्तंभ लेख की अगर हम बात करेंगे, वो तो शिलालेख थे, स्तंभ लेख की अगर आप बात करेंगे तो ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में, या प्राकृत लिपि कहना सही रहेगा, भाषा नहीं, प्राकृत लिपि में लिखे गए स्तंभ लेख। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके सामने आते रहेंगे, आप इनको उड़ाते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे और बुझाते रहेंगे। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो है संभाव्य संसाधन का। संभाव्य संसाधन किनको कहते हैं साथियों? आपको पता होगा, जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया हो, प्रयोग या उपयोग, जिसका प्रयोग या
उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, उपयोग नहीं किया जा सका हो, उसको हम संभाव्य कहते हैं, यानी कि संभावना है वहां पर, अभी किए नहीं, इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 29 आ गया है, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर, भाई ध्यान से समझ लें, समुद्र से स्थल की ओर जो जा रही हैं उनको हम कहते हैं सी ब्रीज, सी ब्रीज कहते हैं उनको। और जो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, समुद्र की ओर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, लैंड ब्रीज कहते हैं साथियों। ये हमारा सही बात हो गया। अब उसने पूछा क्या कह रहा है, समुद्र से स्थल की ओर जो जा रही है उसके बारे में आप बता दीजिए। उत्तर तो आपने उड़ा दिया होगा, ठीक है, सी ब्रीज हो गया, समुद्र से स्थल की तरफ जा रही है। भाई सागरीय समीर कह सकते हैं उसको हिंदी में। जो हमारे साथी हैं वो जरा देख लें एक बार इधर, जो पुलिस वाले हैं, अरे भैया पुलिस वाले गाड़ी तो ना रोकोगे, बन जाओगे तो है, पहचानोगे ना तुम। चलो स्थलीय समीर आप बन जाइए, बाकी बात तो दूसरी रहेगी। भाई स्थलीय समीर इसको कहते हैं, लैंड ब्रीज को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न हमारा 30 आने वाला है। ये सफर मुझे लगता है आपको आनंद में लग रहा होगा, और सफर का ही हमको मजा लेना है। जो सफर का आनंद लेते हैं, मंजिल पे जाके खटिया बिछाते हैं और सो लेते हैं। आगे चलिए, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है? तो विधायिका कौन है? नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं वो विधायिका होते हैं, इसलिए उनको विधायक कहते हैं, समझ रहे हो। विधायिका जो होती है वो राज्य स्तर पे है, राज्य स्तर पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक सदन वाली है विधायिका तो सिर्फ वहां पर लोकसभा होगी, वो सॉरी माफ कीजिएगा विधानसभा होगी। और अगर द्विसदनीय है तो वहां पर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। और वहां पर ये देखें जरा, तो अगर द्विसदनीय है तो क्या क्या होगा, विधान सभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, यानी काउंसिल भी होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये निर्वाचित होते हैं, सीधे सीधे जनता इनको निर्वाचित करती है, जनता के द्वारा निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। अब विधान परिषद की अगर हम बात करें तो आप प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं, भाई आप प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं विधान परिषद की अगर हम बात कर रहे थे। तो ये बढ़िया हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर वो रहने वाला है, ये बढ़िया तरीका जो है चल रहा है। अगले की बात जब हम करते हैं तो अगला हमारा जो है वो प्रश्न आ गया 31, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? भाई नहीं जहां मिल जाए इसको ऐसे पकड़ लिया करो, रेखांकित करो। तो भूतरंगीय जो नहीं है, भूकंपीय तरंग है, वो है पोताश्रय तरंगे, पोताश्रय तरंगे जो है वो नहीं है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सम्मिलित है? पहले तो ये समझिए, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? औद्योगिक क्षेत्र भी हम कह देते हैं। अगली बात यह कि कौन कौन है, तो सभी हैं। इनके अलावा मैं 2 बिंदु और जुड़वा देता हूं, वो है कपड़ा, कपड़ा कह सकते हैं, या इसको वस्त्र उद्योग कह सकते हैं, वो भी इसी में आता है साथियों, वस्त्र उद्योग भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है वो कौन सा रहेगा भाई? वाहन उद्योग। वाहन उद्योग भी साथियों यहीं पर होने वाला है। वाहन उद्योग भी किसमें आ गया? द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के 3 होते हैं, आप जानते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? तो एक बार प्रैक्टिस सेट में मैं खुद देख रहा था कि मैं जो है उसको यहाँ पर देवरिया कह गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वो जल्दबाजी में ऐसा कई बार हो जाता है, गलती इंसान करते हैं, लेकिन गलती जो एक बार बार की जाए वो फिर इंसान से थोड़ा हट के लक्षण हो जाता है। ध्यान ये देना है कि भाई पूर्वी जिला है वो बलिया है हमारा। आ जाइए जरा उत्तर प्रदेश के दर्शन कर लें गुरुजी। पूर्वी जिला, मैं यहाँ लिखूंगा पश्चिमी जिला, आज उधेड़ के रख देंगे। उत्तरी जिला मार पीट के रख देंगे। दक्षिणी जिला दीवार गिरा देंगे गुरुजी। भैया दीवार काहे गिराने तुले पड़े हो? इधर देखो, पूर्वी जिला जो है साथियों वो हमारा बलिया हो गया। पश्चिमी जिला की बात अगर हम करेंगे तो वो शामली हो गया। उत्तरी जिला की अगर हम बात करेंगे सहारनपुर हो गया। और अगर आपने दक्षिणी जिला की बात कर ली तो मैं तो लला सोनभद्र कह कतई साइड में ही जाऊंगा, जैसे अब ये है वो, ठीक है। तो ये बढ़िया आपके लिए जबरदस्त बात चल रही है। अगला प्रश्न कहता है, एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है उसको हम मीडियम कहते हैं, लिंक उंक ना कहते हैं, मीडियम कहते हैं भाई, ठीक है, मीडियम। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो 35वां प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, झमाझम प्रश्न है। ज्यादातर साथी हमारे जानते हैं ये एक लो लेवल का प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट, मेरे प्रयोग।
ये इसके लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी स्वयं है। यहाँ पर ये क्या है? ये पुस्तक है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, गुरु जी क्या कह रहे हो? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अरे भैया आत्मकथा, आत्मकथा की बात चल रही है, आत्मकथा। मुझे लगता है आपको बढ़िया ये सेशन लग रहा है। अगर लग रहा है तो आत्मकथा आप भी अपनी लिखना चाहते हैं तो अपने आप को वर्दी, अपने बदन पे वर्दी ले आइए। उसके लिए अब जितना भी समय रह गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चल के आप काम करेंगे। अगला है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं, वो है फरवरी माह। अब ताज महोत्सव जो मनाया जाएगा भाई वो ताज नगरी में मनाया जाएगा। और ताज नगरी कौन सी है? आगरा, क्योंकि वहां पर ताजमहल है। अब ये जो लगाया जाता है, ये जो मेला लगाया जाता है यहाँ पर, यह महोत्सव मनाया जाता है, इसमें क्या प्रदर्शन करते हैं? तो इसमें मुगल कालीन, ये दो बातें जो है वो आपके लिए बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहेंगी परीक्षा की दृष्टि से। मुगल कालीन संस्कृति, मुगल कालीन संस्कृति और साथ ही साथ भारतीय ललित कलाओं का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन जो है इस महोत्सव में किया जाता है। बहुत बढ़िया गुरुजी, एकदम मजा आ रही है। मजा आ रही है तो पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। और हम अगला प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं, वो है निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है? नहीं तो उड़ जाओगे भाई साहब, बता रहे तुमको नहीं है। नहीं जो है वो है कुवैत, क्योंकि कुवैत की मुद्रा क्या होती है साथियों? दीनार होती है। इसको उठा लिया हमने। ओमान, कतर और सऊदी अरब, इसमें एक और जोड़ लो यमन। यमन, इन चारों की जो है वो क्या है हमारे पास? रियाल इनकी मुद्रा है। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 38वां है, शिमला समझौता। शिमला समझौता की बात करेंगे तो किन दो देशों के मध्य हुआ? आप जानते हैं ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भाई किस समय की बात है? तो ये बात है साथियों 1972 ईस्वी की। यहाँ पर भारत की तरफ से ये समझौता जब हुआ, लड़ाई हुई, दो चंकड़ मारे भारत ने, बोले कहाँ वे ससुरे, ऐसे करके कह दी थी, माफ करिएगा, है ना। और अच्छा लगाओ तो समझ गए तुम, लाइक वाइक कर लियो तगड़े से। भारत की तरफ से कौन थी? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। भाई एक बात बताओ, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अगर नहीं होंगी 1972 में, तो 1975 में वो आपातकाल कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा, लगा सकता हूं। मतलब जैसे आप अगर बना दो मुझे कभी प्रधानमंत्री, बात दूसरी है। फिर भारत हो गया। और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो थे माननीय परम पूजनीय एकदम चाटुकार व्यक्ति जुल्फिकार थे। यहाँ पे जुल्फिकार भुट्टो जो थे यहाँ पर थे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त चल रहा है। तो यहाँ 1972 में शिमला समझौता हुआ था और यहाँ पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे युद्ध के पश्चात, या युद्ध में जब विराम हुआ। ये आपके लिए 38 प्रश्नों की श्रृंखला थी। गुरुजी 39वां प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके क्लिक करें। 39 से फिर आगे 37 प्रश्न हिंदी के आएंगे, जो हमारे सर ने आपको ऑलरेडी दे दिए, हमसे पहले वीडियो आ गया, पूरा पेपर का दर्शन हो गया वे। तो करिए आप दर्शन। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर यहाँ तक चले आए हैं तो हृदय से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।